इस एंटरटेनिंग कहानी की शुरुआत होती है मार्टिन नाम के एक बहुत ही रिच आदमी को दिखाते हुए। मार्टिन तो अपने आलीशान घर के अंदर अपनी वाइफ लीसा और 3 बच्चों के साथ रहा करता था। उन बच्चों के नाम फिन, सोफी और एना होता है। एना उनमें से सबसे बड़ी बहन थी और फिन सबसे छोटा होता है। मार्टिन और लीसा बहुत बड़े बिजनेस को चलाते थे, इसीलिए वो अपने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। इसी सिलसिले में उन्हें बाहर जाना पड़ा और वो दोनों निकल जाते हैं। अब उनके एब्सेंस में बड़ी बहन एना को ही अपने दोनों भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी वजह से उन लोगों ने अलार्म सिस्टम ऑन कर दिया था, जिससे कि कोई अनजान व्यक्ति घर का दरवाजा ना ओपन कर सके। वो दोनों इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल जाते हैं और अब तीनों बच्चे घर के अंदर अकेले थे। यहाँ पर रात का समय था और फिन लगातार वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। तभी अचानक हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाया गया, जिसके अंदर हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा होता है कि जरूर वहां पर कोई तो मौजूद है। जो भी चीज वहां पर प्रेजेंट थी उसने सारी सिक्योरिटी कैमरेस को हैक कर लिया और पूरी तरीके से खराब कर दिया। घर का अलार्म सिस्टम भी एकदम बेकार हो जाता है और अब वो अनजान सी चीज गेट खोलकर अंदर घुस गई थी। अब देखते ही देखते उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से चली जाती है। अंधेरा होने के कारण छोटा फिन, जो कि वीडियो गेम खेल रहा था, वो काफी डरने लगा। वो धीरे धीरे अपनी बहन के कमरे में जाता है देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। अभी भी हमें बाहर की तरफ कोई अजीब तरीके की पर्सनालिटी जो दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी प्रेजेंस महसूस होती है कि वो धीरे धीरे अंदर आ रही है। लेकिन जब फिन अपनी बड़ी बहन एना के पास जाता है तो वो अपनी हाथों में चाकू लेकर आ गई थी। उसके पूरे बॉडी पर खून लगा था, जैसे कि उसने किसी का मर्डर कर दिया हो। एना तो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, जो अपने भाई को जबरदस्ती अपना मुंह ओपन करने के लिए कह रही थी। फिन यहाँ पर बहुत डर गया था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं। पर अब अचानक से एना को घर के अंदर से आवाज आने लगी, जिससे कि वो अपने भाई को बताती है कि शायद वो इस जगह पर आ चुका है, इसीलिए अगर हमें बचना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। एना सीधे फिन को गाड़ी में बिठाती है और अपने घर से दूर लेकर आ जाती है। उसका चेहरा देखकर लगता है कि उसने कोई अजीब सी चीज देख ली है, जिसने कि उसका मेंटल कंडीशन पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है। एना तो अब सीधा अपने छोटे भाई फिन को लेकर एक बहुत ही बड़े ब्रिज के ऊपर आ गई थी। वो लगातार फिन को कह रही होती है कि वो अनजान सी चीज यहाँ पर आ सकती है, इसीलिए वो ब्रिज के रेलिंग के साइड में खड़ी हो गई। एना तो फिन को भी फेंसिंग की इस साइड पर बुलाती है, क्योंकि ये जगह सेफ है। हालांकि फिन को डर लग रहा था, लेकिन एना के इतने ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और अपनी बहन के पास आता है। पर यहाँ रियलाइज हुआ कि एना फिन को ही लेकर नीचे गिरना चाहती थी, ताकि वो दोनों मारे जाए। लेकिन फिन ने यहाँ पर फेंसिंग को बहुत जोर से पकड़ लिया था। एना अपने छोटे भाई का पैर पकड़ के नीचे खींच रही होती है, लेकिन फिन ने हार नहीं मानी और अपने पैरों से बहन को ही मारकर नीचे फेंक दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो एना उसे भी लेकर नीचे गिर जाती, जो कि एकदम फेयर डिसीजन होता है। लेकिन फिन जो अपनी आंखों से ये सारे सीन्स देख रहा था, वो एकदम शॉक में चला गया, क्योंकि उसने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और फिन के पेरेंट्स यानी कि मार्टिन और लीसा भी उस जगह पहुंच चुके थे। वो दोनों तो ये सुनकर बहुत सदमे में चले जाते हैं कि उनकी बेटी एना मारी गई और उसका बेटा फिन मरते मरते बचा है। लेकिन फिलहाल के लिए वो फिन को मेडिकल इमरजेंसी में लेकर जाते हैं और उसकी देख रेख करने लगते हैं। मार्टिन और लीसा तो अब उस घर को छोड़ देते हैं और कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर पूरे 15 साल के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फिन अब काफी बड़ा हो चुका होता है, लेकिन अभी भी उसे बचपन के वो सारे विजन्स आते थे कि जिस तरीके से उसकी बहन एना ने उसे मारने की कोशिश की थी। उन विजन्स के बार बार आने के कारण फिन ठीक से सो भी नहीं पाता था, इसीलिए फिन का हमेशा इलाज ही चलता रहता है उसे ठीक करने के लिए। फिन की तो एक फैमिली डॉक्टर होती है जिसका नाम सिंक होता है। सिंह तो यहाँ पर शुरुआत से उनकी फैमिली डॉक्टर थी और फिन की दिमागी हालत को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। फिन भी यहाँ पर डॉक्टर सिंह के साथ काफी अच्छी तरीके से घुल मिल गया था। वो अपनी छोटी सी छोटी बात डॉक्टर सिंह को आकर जरूर बताता। एक तरीके से फिन डॉक्टर सिंह को अपनी बड़ी बहन मानने लगा होता है। पर अब यहाँ डॉक्टर सिंह ने फिन को एडवाइस दी कि तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए और तुम जितना अपने दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहोगे तो तुम्हें ये विजन्स नहीं आएंगे। इसी वजह से अब फिन डॉक्टर सिंह की सलाह मानता है और सीधा अपने कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज के अंदर तो फिन लीना नाम की अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से मिल रहा था, जो उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। यहाँ हमें पता चला कि फिन तो मीरा नाम की एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन अब तक वो उसे बता नहीं पाया था। दरअसल फिन को रिजेक्शन का डर लगता था, इसीलिए उसने कभी बोला ही नहीं।
अब यहाँ पर फिन और लीना के पास मैक्स नाम का उनका ही एक क्लासमेट आता है जो उन्हें बता रहा था कि आज रात हमारी पार्टी है जिसमें कि सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो तुम दोनों भी जरूर आना। फिन तो अब रात होते ही अपने सारे दोस्तों के साथ मजे करने के लिए उस पार्टी में चला जाता है। सभी लोग काफी ड्रिंक कर रहे थे, इसीलिए फिन ने भी थोड़ा सा ट्राई कर लिया। हालांकि जब वो होश में नहीं होता तभी अचानक उसे फिर विजन आता है और ये वही मोमेंट था जब उसकी बहन एना ने उसे मारने की कोशिश की थी। फिन तो अपने हाथ में वही खून से भरा हुआ चाकू इमेजिन करता है और उस मोमेंट को याद करता है जब उनके घर पर किसी ने एंट्री की थी। ये पूरा सीन इमेजिन करके तो फिन के दिमाग में दर्द होने लगा था, इसीलिए वो सीधा अपने घर पर चला गया। सुबह होने पर जब फिन उठता है तो अभी भी उसका सर दर्द दे रहा था, इसीलिए जब फिन अपने फादर मार्टिन को बताता है तो उन्होंने सीधा उसे हॉस्पिटल भेज दिया। दरअसल बात ये थी कि फिन के ग्रैंडफादर भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी तबीयत हमेशा ही खराब रहती, इसी वजह से फिन उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है। फिन का तो अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, वो तो उनके पास जाकर काफी सारी बातें करता है। फिन तो अब यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से पूछने लगा कि जब मुझे ये सारे विजन्स आते हैं तो मैंने वहाँ पर एक ब्लैक शैडो देखी थी जो लगातार मेरी तरफ बढ़ रही होती है। आखिर ऐसी डरावनी चीजें मेरे साथ ही आखिर क्यों हो रही हैं? लेकिन यहाँ फिन के ग्रैंडफादर ने कहा कि शायद तुम बीमार हो चुके हो और इन्हीं सारी हेलुसिनेशन की वजह से तुम्हें ये विजन्स आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें जाकर दवाई खा के आराम करना चाहिए। फिन अपने ग्रैंडफादर की बात मान लेता है और सीधा घर पर चला जाता है। अब रात को सोते समय फिन को अजीब तरीके की आवाजें आने लगी। वो जल्द से जल्द उठ जाता है और नीचे वाले कमरे की तरफ चला जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। लेकिन नीचे की तरफ देखने पर फिन एकदम शॉक हो गया क्योंकि वहाँ पर तो उसके पेरेंट्स मौजूद थे और वो उनके बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ मिलकर आगे चल रहे होते हैं। फिन की छोटी बहन सोफी ठीक उनके बीच में मौजूद थी। फिन तो अब बड़े ध्यान से उनके ऊपर नजर रखने लगा था, जिसमें से अब एक बूढ़ी औरत अपने कपड़े उतारती है और सोफी को बहुत ही अजीब तरीके से टच करने लग जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी टाइप की रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं और कोई भी अपने होश में नहीं था, यहाँ तक कि फिन के मॉम एंड डैड भी। फिन जब तक और भी सारी इन चीजों के बारे में पता लगाता तभी अचानक एक शैडो उसके मुंह पर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो गया। फिन को अब यहाँ पर उसके मॉम एंड डैड उठाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद फिन को कुछ दौरे पड़े हैं जिससे कि वो बेहोश हो गया। धीरे धीरे फिन की जब आंखें खुलती है तो वो अपने मॉम एंड डैड को सामने देख रहा था और उसने एक ही सवाल पूछा कि आखिरकार इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन आया था, क्योंकि मैंने अपने विजन्स के अंदर कुछ अजीब सी चीज देखी है। लेकिन यहाँ फिन के मॉम एंड डैड उसे समझाते हैं कि आधी रात को भला घर में कौन आएगा और शायद तुमने काफी सारी मेडिसिन खा ली हैं, इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, तो तुम्हें अब सिर्फ आराम पर फोकस करना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। एक तरीके से फिन के मॉम एंड डैड ने उसे दूसरी तरफ बहका दिया था जिससे कि वो अपने विजन के ऊपर फोकस न कर पाए। लेकिन यहाँ फिन को यहाँ पर फिक्र होने लगी अपनी छोटी बहन सोफी की। वो तो समझ जाता है कि जरूर कहीं न कहीं सोफी की जान खतरे में है, इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करने लगा कि वो अपनी बहन के आसपास रहे और उसके बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन करे। लेकिन सोफी को ये एक्स्ट्रा केयर अच्छी नहीं लगती, उसे तो इंडिपेंडेंट रहना काफी कंफर्टेबल रखता था, इसीलिए वो अपने बड़े भाई फिन को कह देती है कि तुम मेरे पेरेंट्स मत बनो, मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। फिन ने यहाँ पर नोटिस किया कि सोफी के बिहेवियर में एग्रेसिवनेस आने लगी है। कॉलेज के अंदर सोफी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम ब्रायन होता है, लेकिन फिन ने ये देखा कि सोफी अपने बॉयफ्रेंड ब्रायन से भी अब बात नहीं करती, वो तो उसकी शक्ल अब कभी नहीं देखना चाहती है। ब्रायन को नहीं समझता कि आखिर सोफी को अचानक क्या हो गया। यहाँ तक कि ब्रायन घर पर भी मिलने आता है लेकिन सोफी उससे बिल्कुल बात नहीं करती। फिन भी यहाँ पर ब्रायन को जाकर समझाता है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रायन कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं दी जाती और उसे वहां से जाना पड़ता है। फिन जब अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है तो उसे बहुत अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे, जिसमें कि वो देख पा रहा था कि उसकी बहन के बेड के नीचे कोई अजीब सी आत्मा छुपी हुई है और वो जो भी शैतान था वो लगातार सोफी की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। इसी वजह से फिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया और अपनी बहन के पास आकर बैठ गया। उसने तो अपने हाथ में वेपन्स ले लिए होते हैं जिससे कि वो उस शैतान को जान से मार देगा। लेकिन जब ये बात सोफी को पता चली तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वो तो अपने भाई फिन को कह रही थी कि तुम पागल हो चुके हो और तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। फिन भी यहाँ पर एकदम परेशान हो गया था कि सोफी उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। थोड़ी देर के अंदर ही फिन के पास ब्रायन का कॉल आता है
ब्रायन तो कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसीलिए तुम जल्द से जल्द मुझे आकर मिलो। अब यहाँ फिन को समझना था कि एक्चुअल में बात क्या हो रही है। इसी वजह से अब वो दोनों कोऑर्डिनेट करके एक छोटे से रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान करते हैं। फिन तो अपनी साइकिल से निकल पड़ा था उस रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए। वहीं ब्रायन पहले से ही उस रेस्टोरेंट में मौजूद होता है, लेकिन तभी अचानक ब्रायन के सामने एक बूढ़ी औरत आ गई जो एकदम मिस्टीरियस तरीके से उसके ऊपर हमला कर देती है। उस बूढ़ी औरत ने तो ब्रायन को इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो पागल हो जाता है और अंत में ब्रायन की जान भी ले ली। थोड़ी देर बाद जब फिन उस जगह पर पहुंचा तो वो ब्रायन की डेड बॉडी देखता है। उसे नहीं समझ रहा था कि आखिर ब्रायन के साथ ये किसने किया। वो तो जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर्स को बुला लेता है ताकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। फिन की बात सुनकर उसके फादर मार्टिन भी उस जगह पर आ चुके थे। जब पुलिस ऑफिसर्स ने ब्रायन की इन्वेस्टिगेशन की तो वो सारे ये बताने लगी कि जरूर इसने कोई नशा किया होगा जिससे कि इसको अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा और इसने अपनी जान ले ली। यानी कि पुलिस ऑफिसर्स इन सारी चीजों को एक सुसाइड केस की तरह देख रहे थे। लेकिन फिन यहाँ पर उन्हें समझा रहा होता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में मेरे आने से पहले एक बूढ़ी औरत भी थी और मुझे लगता है कि शायद उसी बूढ़ी औरत ने ही ब्रायन का कत्ल किया होगा। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स कोई भी फिन की बातों पर विश्वास नहीं करता। फिन यहाँ अपने फादर मार्टिन से रिक्वेस्ट करने लगा, इसीलिए मार्टिन अपने फैमिली लॉयर के पास लेकर चले जाते हैं। उस लॉयर ने जब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जांच की और सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस देखे तो वो सिंपल इतना कहता है कि फिन जरा भी बात आगे ना बढ़ाए, क्योंकि जब उसके दोस्त ब्रायन का मर्डर हुआ था तो उस रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ फिन और वो बूढ़ी औरत मौजूद थे। उस बूढ़ी औरत के ऊपर जरा भी इल्जाम नहीं आएगा। अगर हमने ये बात आगे बढ़ाई तो फिन ही इन सारे केसेस में फंस सकता था, तो उसके लिए अच्छी बात तो यही होगी कि फिन इस केस को आगे ना बढ़ाए। फिन पूरी तरीके से फंस चुका था, इसीलिए वो कुछ कहता नहीं, वो तो सीधा अब अपने घर पर आ गया। सोफी को भी तब तक बात पता चल चुकी थी कि ब्रायन की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और कह रही होती है कि ब्रायन कुछ दिनों से अजीब तरीके की बिहेव कर रहा था, लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या हुआ जो उसने सुसाइड कर लिया। अब तो ये सारे केसेस जो उसके साथ हो रहे थे फिन के दिमाग से ऊपर जा रहे थे। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इन चीजों के पीछे आखिरकार रीजन क्या है। फिन तो इन सारी चीजों के बारे में डीपली इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, लेकिन उसकी मदर ने साफ साफ मना कर दिया। वो कहती है कि तुम्हारी तबीयत अभी अभी ठीक हो रही है, इसीलिए तुम इन सारी चीजों में मत पड़ो। ब्रायन की दिमागी कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया, तो हमें उसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिन तो अब अपने कमरे में चला आता है जो नॉर्मल रहने का ट्राई कर रहा था। अब फिन हमेशा की तरह अपनी मेडिसिन खाने के लिए जैसे ही जाता है तभी उसे छोटे से कैप्सूल के अंदर कुछ चीज दिखाई दे रही थी। फिन जल्द से जल्द लैंप के सामने उस कैप्सूल को ओपन करता है तो उसके अंदर उसे एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया था। फिन को तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये कीड़ा उसके कैप्सूल्स में क्या कर रहा है, और वो तो ये सारे कैप्सूल्स कई दिनों से खा रहा था। फिन तो अब जल्द से जल्द ये सारी चीजें बिना किसी को बताए लीना के पास चला जाता है। उसने तो उससे सारी बातें बताई कि किस तरीके से ये कीड़ा मुझे अपने पिल्स में मिला। मुझे जानना है इस कीड़े के बारे में कि आखिर ये पिल्स में क्या कर रहा था। तभी वो दोनों अपने कॉलेज के लेबोरेटरी में चले जाते हैं उस कीड़े का जांच पड़ताल करने के लिए। वहाँ पर उनकी लैब वाले टीचर से उन्होंने सारी बातें पूछी। थोड़ी देर तक माइक्रोस्कोप में अच्छी तरीके से देखने के बाद वो टीचर भी एकदम शॉक रह जाती है। उसने तो बताया कि ये कीड़े सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी के पास ही मिलते थे और ये बहुत ही रेयर स्पीसीज होती हैं जिनका यूज किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता था। फिन ने तो अपने टीचर को बहाना बनाकर ये कह दिया कि मुझे ये कीड़ा एक जार के अंदर मिला था जिसे कि मैं लेकर आ गया। अब वो दोनों खुद से ये सारी बातें इंटरनेट पर सर्च करते हैं जिसमें कि उन्हें पता चला कि ये कीड़े हेलुसिनेशन क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन फिन को नहीं समझता कि आखिर ये पिल्स उसे क्यों दी जा रही है। अब यहाँ लीना एक लेडी को जानती थी जो इसी तरीके के अलग अलग कीड़ों के ऊपर रिसर्च करती है और उसकी एक प्राइवेट शॉप भी मौजूद है। इसीलिए लीना सीधा फिन को लेकर रोज नाम की उस लेडी के पास चली आई। रोज को जब वो छोटा सा कीड़ा दिखाया जाता है तो वो एकदम शॉक रह गई, क्योंकि ये कीड़े का यूज किसी बुरी ताकतों से जुड़े रहने के लिए किया जाता था। फिन ने जब रोज को ये बताया कि वो यही सारी पिल्स कई समय से खा रहा है और इसी के वजह से शायद उसे हेलुसिनेशन भी आते हैं, तब रोज फिन के लिए बहुत ज्यादा फिक्र करने लगी, क्योंकि उसकी जान अब खतरे में है। रोज जैसे ही फिन को उसकी आंखों में देखने के लिए कहती है तो फिन को अगले ही मोमेंट में विजन्स आने लगे। वो तो उस विजन में अपनी बहन सोफी को मुसीबत में देखता है जिससे कि कोई मारने के लिए आ रहा था। रोज ने भी अब फिन की वजह से ये महसूस किया और उससे कहा कि हमें एक्सोर्सिज्म करना होगा, क्योंकि ये बुरी ताकतें जुड़ चुकी हैं और वो तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। हालांकि फिन को उन भूत प्रेतों और एक्सोर्सिज्म में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, इसीलिए वो सीधा लीना के साथ वहां से चला जाता है।
अगले दिन स्कूल में फिन के पास मीरा नाम की वही लड़की आती है जिसे कि फिन पसंद करता है। मीरा तो यहाँ फिन से खुद ही कहती है कि मैं तुमसे आज मिलना चाहती हूँ, इसलिए क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ कि नहीं। लेकिन यहाँ फिन पहले से ही बहुत परेशान था और ऊपर से उसके ग्रैंडफादर का आज ऑपरेशन होता है, इसीलिए फिन कुछ जवाब दिए बिना तुरंत ही हॉस्पिटल चला गया और अपने ग्रैंडफादर को सपोर्ट करने लगा ऑपरेशन के लिए। फिन यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से एक सवाल पूछता है। वो कह रहा था कि आप घोस्ट स्टोरीज या फिर भूत प्रेतों में बिलीव करते हो कि नहीं। ग्रैंडफादर इतना कहते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं एक लड़के से मिला था और वहां पर जो चीजें मैंने देखा उसके बाद से ही मैं इन चीजों पर बिलीव करने लगा। अब थोड़ी ही देर में ग्रैंडफादर को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाया जाता है। फिन जब अपने ग्रैंडफादर को देख रहा था तब उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर के पेट में से ब्लैक कलर की चीज बाहर निकल रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक सीन होता है जिसे देखकर फिन कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पर अफसोस की बात यह थी कि उसे बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि ये अनजान सी चीजें सिर्फ और सिर्फ फिन को ही दिखाई दे रही थी। फिन को तो अब थोड़ा सा रियलाइजेशन होने लगा कि शायद रोज की बातें सच हो सकती हैं। उसे तो अब अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी, इसीलिए फिन सीधा रोज को कॉल कर देता है कि तुम एक्सोर्सिज्म करने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब फिन वहां से निकलते हुए सीधा अपने घर पर आता है जहां पर मीरा भी मौजूद थी। मीरा तो यहाँ पर फिन से मिलने के लिए आई हुई होती है, लेकिन फिन उसमें इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो पहले से ही अपनी लाइफ से एकदम परेशान चल रहा होता है। फिन के मॉम एंड डैड कुछ काम से बाहर जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसकी परमिशन दे दी थी। थोड़े समय के अंदर वहाँ लीना भी आ जाती है जो कि मीरा से कुछ बातें करने लगी और अब तो रोज भी अपने बेटे के साथ आ चुकी थी जिससे कि वो अपनी बहन सोफी का एक्सोर्सिज्म करा सके। मीरा और लीना भी उस पूरे एक्सोर्सिज्म के प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। रोज तो अब फिन की बहन सोफी के पास आ गई जो बेड पर लेटी हुई थी। वो सोफी के पास एक डॉल रख देती है और सभी को लेकर टेबल पर आ जाती है और हाथ पकड़ने के लिए कहती है, क्योंकि इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही एक्सोर्सिज्म स्टार्ट किया जा सकता था। अब रोज ने तो सारी लाइट्स ऑफ करके एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट किया और अजीब तरीके के मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते उस जगह पर एक ब्लैक परछाई आ जाती है जो बहुत ही भारी आवाज में कह रही थी कि वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे लेकर रहूंगा। उस बुरी आत्मा ने तो रोज के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया जिससे कि सारे लोग देख रहे थे। यहाँ जाकर मीरा, लीना और फिन को भी एहसास हो चुका था कि बुरी आत्माएं होती हैं। वो शैतान जैसे ही रोज को जान से मारने जाता तभी उस जगह पर फिन के पेरेंट्स आ चुके थे, जिसकी वजह से वो एक्सोर्सिज्म बीच में ही रुक जाता है। रोज की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द उस घर से दूर चली गई। फिन के सारे दोस्त भी उस जगह से निकल जाते हैं, इसीलिए फिन भी उनके पीछे चला गया था क्योंकि उसे पता है कि उन सभी की जान अब खतरे में है। फिन, मीरा और लीना किसी अनजान फैक्ट्री के अंदर एक रात गुजारते हैं क्योंकि एक साथ रहना ही उनके लिए सबसे अच्छा होगा। अब अगले दिन जब फिन यहाँ पर रोज से मिलने गया तो उसे पता चलता है कि रोज कंट्री छोड़कर ही चली गई है क्योंकि उसे कुछ ऐसा पता चला था जो उसकी जान ले सकता है। अब हमें स्कूल के अंदर फिन का दोस्त मैक्स दिखाया जाता है जो पता नहीं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर खुद को मार रहा था और डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि मैक्स स्कूल के एकदम टॉप फ्लोर पर चला गया और वहां से कूद गया। हालांकि उसकी जान नहीं गई होती, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। मैक्स को जब हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो वो फिन से सिर्फ इतना कहता है कि तुम फाइल्स चेक करना। इसके बाद से ही फिन, लीना और मीरा अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर देते हैं। लीना चली गई थी उस बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर वो मेडिसिन बनाई जाती हैं और यहाँ स्कूल के अंदर फिन और मीरा उन फाइल्स को चेक करने लगे जिसे कि मैक्स ने कहा था। वो दोनों तो लगातार सारी की सारी फाइल्स देखने लगे थे। वहीं लीना को ये पता चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने इस खतरनाक मेडिसिन को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं और उसकी प्रोडक्शन तो अब चालू भी हो चुकी है। लीना जब ट्रैवल करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसमेंट में पहुंचती है तो उसे कई सारी डेड बॉडीज दिखाई दी थी और उसे भी ये पता था कि वो सारे खतरनाक पैरासाइट इन्हीं डेड बॉडीज के अंदर से जन्म लेते हैं। लीना तो ये चीजें देख नहीं सकती थी और वो तुरंत ही वहां से भागने लगती है। वहीं अब फिन और मीरा को उन सभी के बारे में एक सच्चाई पता चली थी। फिन को पता चलता है कि जिन पेरेंट्स को वो अपने मॉम एंड डैड समझता था वो उसके असली पेरेंट्स हैं ही नहीं। उन सभी को अडॉप्ट किया गया है एक स्पेशल रीजन की वजह से। थोड़ी देर के अंदर अब उस जगह पर मैक्स के फादर आते हैं जिन्हें लग रहा था कि शायद ये सारी चीजें फिन की वजह से हुई हैं। वो फिन को आकर कहने लगे कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है।
तुम्हें भी अपना पर्पस पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ मैक्स के फादर को थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि फिन और मीरा को पता चल गया है कि उन सभी के पेरेंट्स रियल नहीं हैं। फिन को एक शॉकिंग न्यूज बताई गई कि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं। जब वो उसे देखने जाता है तो एक डॉक्टर ने फिन को भी बेहोश कर दिया था। थोड़े समय बाद जब फिन अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने मीरा मौजूद थी और उन दोनों को चेयर से बांध कर रखा गया था। ये काम और कोई नहीं बल्कि फिन और मीरा के पेरेंट्स ही कर रहे थे और अब उन दोनों को एक अजीब तरीके की जगह पर लेकर जाया जाता है। यहाँ एक रियलिटी रिवील हुई कि ये सारी चीजें कोई और नहीं बल्कि वो खतरनाक पैरासाइट उन सभी से करवा रहा था। फिन मीरा जैसे कई सारे बच्चों के असली पेरेंट्स कोई थे ही नहीं बल्कि वो तो सिर्फ पैरासाइट के कहने पर ही ये सारी चीजें कर रहे थे ताकि वो धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ा सके। वहां पर मौजूद सभी के सभी इन्फेक्टेड थे सिवाय फिन और मीरा के। इसीलिए अब उन दोनों को भी इन्फेक्ट करने के लिए फिन के ग्रैंडफादर में जो पैरासाइट मौजूद है उसे उन दोनों की बॉडी में ट्रांसफर करने का प्रोसेस चालू कर दिया गया। ये पैरासाइट पहले से काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका था जो अब चाहता है कि वो पूरी दुनिया भर के इंसानों के बॉडी में चला जाए। इसी वजह से ही वो इतना चालाक हो चुका था और धीरे धीरे लोगों को कन्वर्ट कर रहा होता है। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि उस जगह पर अब लीना आ गई। लीना किसी भी हालत में अपने दोनों दोस्तों को बचाना चाहती है, इसीलिए जो भी सामने आ रहा था वो उससे मारते हुए उन दोनों को छुड़ा देती है। लीना तो अब फिन और मीरा को वहां से छुड़ाती है और भागने लग जाती है। वो तीनों कार के अंदर बैठ गए और वहां से दूर जाने लगे। पर अब हमें वो ब्लैक स्मोक दिखाई गई जो धीरे धीरे कार में आ रही थी, यानी कि उन सभी के ऊपर भी अब पैरासाइट का असर होने लगा है और हेलोजिनेशन तो वो सभी महसूस कर पा रहे थे। उसी बड़े से ब्रिज के ऊपर आकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये वही प्लेस होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो तीनों सही सलामत बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन अब उन्हें एक बहुत ही बड़ी एडवर्टाइजिंग दिखाई गई जो उसी खतरनाक मेडिसिन की होती है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने पूरी दुनिया के अंदर वो मेडिसिन फैलाना स्टार्ट भी कर दिया है। इसीलिए उन तीनों को अब चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिन और लीना जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी हमें मीरा की आंखें दिखाई गई जो पूरी तरीके से शैतान में कन्वर्ट हो चुकी होती है, यानी कि वो भी पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। और इसी तरीके से हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।